अब बच्चों आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, यहाँ हम पढ़ रहे हैं फीमेल में गुरु बीजाणु जनन। अच्छा, ये किसके द्वारा प्रारंभ होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और नर में क्या होता था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल, PMC। यहाँ पर क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, जैसे उस केस में हुआ था सेम वैसे ही इसमें भी है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें क्या मिलेंगे? 4 गुरु बीजाणु, मतलब 4 मेगास्पोर्स। वहाँ पर क्या मिले थे? 4 माइक्रोस्पोर्स। किस रूप में थे वो? चतुष्टक के रूप में, टीट्रैड्स। अच्छा, वहाँ पर क्या था बच्चों? ऐसे ही कंपेयर करते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ पर क्या हुआ था कि हमें जो 4 लघु परागकण मिले थे, वो चारों परागकण क्रियाशील थे, है ना। एक से जो हमें 4 परागकण मिलते हैं वो चारों क्रियाशील होते हैं, जबकि यहाँ पर वही चीज़ में अंतर आ जाता है। मतलब जो हमको 4 गुरु बीजाणु प्राप्त होते हैं उसमें से 3 जो हैं वो क्षय हो जाता है उनका, मतलब वो 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक रह जाता है और वही क्रियाशील होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या एक गुरु बीजाणु विकास, यानी केवल एक गुरु बीजाणु रह जाता है। मोनो का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, मोनो मीन्स 1, मोनो या यूनी का मतलब होता है 1, बाई मीन्स 2। तो मोनो क्योंकि एक ही क्रियाशील रह गया है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं। और फिर इसी से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? जैसे उस केस में था, वहाँ पर हमें क्या मिला था? 4 नर युग्मकोद्भिद मिलते हैं, यहाँ पर हमें 1 मादा युग्मकोद्भिद प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम 3rd स्टेप में। जैसे वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? नर युग्मक का निर्माण या लघु परागकण का निर्माण 3rd स्टेप था। उसी तरह इसमें भी 3rd स्टेप है भ्रूण कोश का निर्माण। अब बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर एक क्रियाशील, ये जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु हमको मिलता है वही है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वही है। ठीक, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक केंद्रक होगा, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो जिसके फलस्वरूप हमें 1 से 2 न्यूक्लियस प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, 2 केंद्रक मिल गए। अब इसी 2 केंद्रक में फिर से विभाजन होगा समसूत्री, तो हमको 2 से 4 केंद्रक मिल जाएंगे। दिख रहा है आपको 4 केंद्रक इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें एक बार विभाजन होता है और हमको 4 से 8 केंद्रक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यही जो अब हमको टोटल कितने केंद्रक प्राप्त हो गए हैं? एक कोशिका के अंदर 8 केंद्रक प्राप्त हो गए हैं। अब इसमें से क्या होता है? ये ऊपर के जो ये 3 केंद्रक हैं वो एकदम ऊपर ध्रुव पर चले जाते हैं, पोल्स पर। ठीक, और इधर तरफ से नीचे वाले जो हैं 4, उसमें से 3 चले जाते हैं पोल्स पर। ठीक, अब कितने रह गए हमारे पास? ये इसका एक रह गया और एक इसका रह गया। ये दोनों सेंटर में आ जाते हैं, बीच में। ठीक, तो इनको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय कोशिका बना लेते हैं। ये ध्रुवीय कोशिका, और इसके अंदर सेंट्रल कोशिका बना लेते हैं, केंद्रिका। अब इसमें 2 केंद्रक हैं आपके, एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 3 यहाँ कोशिकाएं और 3 यहाँ कोशिकाएं। जो छोर कैलाज़ा की तरफ होता है, इस चित्र में आप देखिए, ये कैलाज़ा कहाँ पर होगा? इस तरफ। वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। और माइक्रोपोर यानी कि बीजांड द्वार नीचे की तरफ है,
और यहाँ पर हमको क्या कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी? अंड कोशिका और सिनर्जिड कोशिका। जो ऊपर की 3 कोशिकाएं इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा कि हमेशा जो हमको एंटीपोडल सेल्स मिलती हैं, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, वो हमको हमेशा कैलाज़ा छोर पर मिलती हैं। ठीक, कैलाज़ा छोर कौन सा होता है? जहाँ पर अध्यावरणों का निर्माण होता है। और जो माइक्रोपाइल वाला छोर होता है, यानी जहाँ पर वो छिद्र होता है, उस तरफ जो 3 कोशिकाएं बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एग एपरेटस, या इसको हम कहते हैं, इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, एक अंड होगा बीच वाला, और जो नीचे की बाकी की 2 दिख रही हैं वो आपको कहलाएंगी सिनर्जिड कोशिकाएं। ठीक, तो अगर आप, और ये बेटा बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, संरचना, ये पूरी कहाँ पर पाई जा रही है? इसके अंदर ही। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर के अंदर ही पाई जाएगी ये। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा था उसमें। तो अब आप एक तरह से इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है? इसमें कितनी कोशिकाएं आपको टोटल दिख रही हैं? 1, यहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ठीक है, कोशिका टोटल कितनी हो गई? 7। और केंद्रक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 हैं। ठीक है, जो ऊपर के एक रह गया था और इधर नीचे से एक आ गया था, वो दोनों आपस में जुड़ गए थे। ये क्या बनाते हैं? सेंट्रल सेल। इसमें कितने केंद्रक होंगे? 2। कोशिका 1 होगी लेकिन केंद्रक 2 होंगे। तो इस तरह से इस पूरी कोशिका, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कितना केंद्रक दिख रहा है? केंद्रक 8 है और कोशिका 7 हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एक पूर्ण विकसित बीजांड की लंबवत काट का चित्र बनाकर दिखाइए। उसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कितने केंद्रक होते हैं और कितने कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका आप बताएंगे 7 और केंद्रक होंगे 8, या इसको कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग अच्छे से इसको कई बार ये वीडियो देखिए, इसको समझिए, और फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको पूछिए। तो आज के लिए